नमस्कार। मेरे साथ आज हैं एक ऐसे शख्सियत जो शहर के कंफर्ट को छोड़कर बिहार के राजनीतिक जमीन पर धूल खा रहे हैं, यहाँ पर कैंप में रहते हैं, लोगों को समस्या बताते हैं। और वैसे प्रशांत किशोर जी के कैंप में आज हम लोग मौजूद हैं इनका साक्षात्कार करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए। प्रशांत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, बहुत व्यस्त समय है आपका। बिहार में प्रशांत जी आपकी पदयात्रा चल रही है 1 साल से, और मैं देख रहा था आज भाषण सुना, बस 4 ही मुद्दे पे चलते हैं आप, शिक्षा, रोजगार, जाति पाति, धर्म, इसी सब मुद्दे पर जो बुनियादी बात है जिस पर बिहार के लोग वोट देते हैं। और आजकल जो बात चली है, सबसे बड़ी बात कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। तो जो ये बात बता रहे हैं लोगों को, इसमें अपने आप को आप कहां फिट पा रहे हैं? मतलब आपको कोई नोटिस ले रहा है इस जात पात की राजनीति में? नहीं ले रहा, जरूरत नहीं है। हम कहाँ नोटिस में आना चाहते हैं? बिहार में राजनीति करने वाले बड़े से बड़े नेता को देश ने जितना नोटिस लिया उससे ज्यादा नोटिस में हम रहे हैं। हमको नोटिस में नहीं आना है, हमने वो जिंदगी जी है। और बिहार में किसी की जो जिंदगी रही है, किसी भी सामाजिक राजनीतिक लोगों की, मेरे उम्र में हमने जितना नाम शोहरत कमाया है वो हमारे लिए बहुत है। हमने अपने जीवन के लिए तय किया अब हमको वो काम नहीं करना है, हमको बिहार में रहना है, बिहार में गांव में रहना है। और मैं पिछले 13 महीने से वही कर रहा हूँ। कौन नोटिस ले रहा है, नहीं ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा जन्म इस राज्य में हुआ है। ये राज्य आज देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार, भुखमरी वाला राज्य है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति, बुद्धि, साधन, व्यवस्था दी है, समझ दी है, तो मुझे इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए, यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ अपनी जिम्मेवारी समझ के। लोग उसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, लोग नोटिस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये लोग तो लेकिन कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। अरे भाई, तो आप बिल्कुल सवाल मैं उस पर आ रहा हूँ उस पर। बिल्कुल ये ठीक बात है, जिसकी जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो सत्ता में कौन बैठा हुआ है भाई? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दोनों लोगों को तुरंत अपनी बात पर अमल करना चाहिए। और जिस समाज के लोगों की हिस्सेदारी कम है उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए। अगर मुस्लिम समाज की भागीदारी कम है तो तेजस्वी यादव को अपनी जगह या अपने साथ एक और उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज से बनाना चाहिए। अगर अति पिछड़ों की भागीदारी कम है तो नीतीश कुमार को अपने कैबिनेट में, सरकार में अति पिछड़ों को और जगह देनी चाहिए। साथ में ये भी बताना चाहिए कि 32 वर्ष से आप ये कुंडली मार के तो आप ही बैठे हैं, तो ये तो अपने मुंह पर ये लोग गोबर लगा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार और लालू यादव ये कह रहे हैं कि भाई जो समाज में बड़ा वर्ग है उसको भागीदारी नहीं मिली, तो भागीदारी किसने हक मारी की? हक मारी तो 32 साल से यही लोग कर रहे हैं। 1990 से लालू यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो अगर वो खुद ही कह रहे हैं, मतलब ये पता नहीं इन लोगों को कौन विशेषज्ञ सुझाव दे रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि भाई इनकी हकमारी हुई है, तो हकमारी करने वाले तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप ही हैं। तो आप आरजेडी से जरा पूछिए कि भाई आपने कितने अति पिछड़ों को टिकट दिया था, कितने अति पिछड़े आज आपके विधायक हैं, कितने अति पिछड़ों को आपने मंत्री बनाया है, कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया, कितने मुसलमान आपके विधायक हैं और कितने मुसलमानों को आपने मंत्री बनाया है। भाई तेजस्वी यादव, अगर आप पूरे बिहार सरकार का बजट देखेंगे तो बिहार सरकार का इस साल का बजट है 2,46,000 करोड़, और करीब करीब 60% बजट दो ही व्यक्ति संभाल रहा है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भैया, अगर विकेंद्रीकरण सत्ता का और संसाधन का होना है तो सबसे पहले तो जो लोग ये बोल रहे हैं शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। और नीतीश जी तो गाहे बगाहे गांधी जी की बात करते हैं, तो उन्हें गांधी जी की शिक्षा से थोड़ा ग्रहण करना चाहिए और जो कह रहे हैं दूसरे को वो करके दिखाना चाहिए। अपनी कैबिनेट में कितने अति पिछड़े हैं, कितने मुसलमान हैं और उनके पास कौन से विभाग हैं, ये बता दीजिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ये जाति जनगणना कराकर
क्या ये मंडल 2.0 कर रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं, या कमंडल को काटने के लिए मंडल की राजनीति कर रहे हैं? आपने जो बोला कि 32 साल से यही लोग हैं, तो 32 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? सुनिए, आपको ये बता रहे हैं, आप लोगों का ये भ्रम है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है, ना कमंडल को चढ़ाया जा सकता है, ना मंडल को चढ़ाया जा सकता है। आप पहले वस्तु स्थिति को समझिए। 1990 में मंडल का प्रभाव इसलिए हुआ कि उससे पहले जो लोग सत्ता में थे उनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ कि भाई आप सत्ता छोड़िए और पिछड़ों को हक दीजिए। लेकिन 1990 के बाद सच्चाई तो यही है कि दो आदमी ही यहाँ सत्ता में हैं और वो दोनों लोग पिछड़े समाज से आते हैं, अब दावा करते हैं। तो अगर पिछड़े समाज की या मुसलमानों की या दलितों की हकमारी हुई है तो पिछले 30-32 साल में वो हकमारी तो नीतीश कुमार और लालू यादव ने किया है। तो अभी से भी उनको संख्या का संज्ञान लेना चाहिए और अपने सरकार में पिछड़ों को, दलितों को, अकलियत को बेहतर जगह देनी चाहिए। जहां तक आपने कहा राजनीतिक फायदे की बात, तो हमने देश में थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ हमको भी है। नीतीश कुमार और इनसे बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ हमने काम किया है। जब नेताओं की लुटिया डूबने लगती है, नाव डूबने लगता है, तो घबराहट में इस तरह के निर्णय हो जाते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर है। मुश्किल से कुछ महीने अब उनके राजनीति के बचे हुए हैं। अब जाते जाते मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं उस पे। लोकसभा का चुनाव उनका अंतिम सक्रिय नेता के तौर पर अंतिम चुनाव होगा और जदयू को 5 से ज्यादा सीट आएगी नहीं, 5 से कम सीट आएगी। बिल्कुल लिख के दे देते हैं। बंगाल में आपको याद होगा मैंने कहा था मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता है किसको कितना सीट आएगा, लेकिन अगर कहेंगे तो उस बात पर कायम है। मैंने बंगाल में कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगी और दिसंबर में कहा था, और ये भी साथ में कहा था कि अगर 100 से ज्यादा सीट आएगा तो मैं जीवन में संन्यास ले लूंगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आपके दर्शकों को बता रहा हूं, नीतीश कुमार चाहे जितना हाथ पांव मार लें, जदयू को लोकसभा में 5 सीट भी नहीं आएगी और अगर आएगा तो पूरे बिहार के जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगेंगे। ये लोग तो कहते हैं कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है। अभी आप उछल के दूसरे जगह जा रहे हैं। पहले भागीदारी की बात है। पहला काम आपने सर्वे कराया, जो संख्या आपके हिसाब से आई है, अपनी बात पर कायम होइए, लोगों को भागीदारी दीजिए। जिन समाज के लोगों की संख्या ज्यादा आई है उसकी भागीदारी, उसकी संख्या। मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा 36% है, दलित 19%। मैं मंत्री बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सरकार में भागीदार बनाने की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र में भागीदार पहले मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? जब उसको मुखिया बनाइएगा, सरपंच बनाइएगा, जिला पार्षद बनाइएगा, विधायक बनाइएगा, तभी तो मुख्यमंत्री भी बनेगा। और मंत्री भी, आज जिस सरकार में जितने अति पिछड़े मंत्री हैं उनके विभागों को जरा आप देख लीजिए, कौन से विभाग उनके पास है। मैंने आपको बताया कि 60% बिहार सरकार का बजट 2 ही व्यक्ति चला रहे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। तो पहले, और इनकी टोटल संख्या कितनी है? अगर आप ये भी मान लें कि अगर उनकी जातियों की संख्या, तो आप हैं 15%, 16% और 60% बिहार के बजट पर कुंडली मार के बैठे हैं। तो पहले उस प्रोपोर्शन को तो ठीक कीजिए। मैं आपको बता दूं एक फिगर, आप ही को ऐड कर देता हूं। आरजेडी के 15 मंत्री हैं, जिसमें कि 8 यादव मंत्री हैं। हम देखिए यादव कितने हैं उससे मेरा कोई गुरेज नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि जो आप नारा दे रहे हैं मैं बिल्कुल उसके हक में हूं, मैं उसके समर्थन में हूं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन भागीदारी कौन नहीं दे रहा है? भागीदारी आप प्रकाश सिंह तो दे नहीं सकते हैं, भागीदारी प्रशांत किशोर दे नहीं सकते हैं। भागीदारी तो वही देगा ना जो सत्ता में बैठा है। तो सत्ता में बैठे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों को भागीदारी देनी चाहिए। तो लालू यादव और नीतीश कुमार कहते हैं कि रिजर्वेशन का दायरा बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहता हूं जायज है, अगर ये अपने सरकार में भी ये लागू कर दें। ऐसा नहीं होगा कि ये भागीदारी लालू यादव पे लागू नहीं होगा, मतलब तेजस्वी यादव पर लागू। तेजस्वी यादव जो इस बड़े विभागों पर के मंत्री बने हुए हैं, किसी अति पिछड़ा को मंत्री बना दे, फिर बिल्कुल रिजर्वेशन बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप राजा बन गए और दूसरे को ज्ञान दीजिएगा तो कोई मानेगा? और जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये वहां बैठे, हम भी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ तो हमको भी है। 1 साल से 12-13 महीने से हम यहाँ पैदल घूम रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो मुसलमान समाज 18% इनको आंख बंद करके वोट देता है,
उसको इस बात का पूरी तरीके से इल्म है कि ना इन्होंने भागीदारी दी है, ना इन्होंने उन समाज के लिए विकास का काम किया है, ना ये भाजपा को हरा पा रहे हैं। कितने दिन तक मूर्ख बनाइएगा जब विकल्प यहाँ था नहीं। देखिए बिहार में विकल्प के अभाव में इन लोगों को मुफ्त का वोट लेने की आदत लग गई। आप कह रहे हैं, एक चीज आपने कहा कि 24 के चुनाव के बाद 5-6 महीने के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इस खत्म हो जाएगी मतलब आज का जो स्वरूप है, देखिए ऐसा है, जी की जाति की राजनीति नहीं चलेगी और वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। नीतीश जी की जाति की राजनीति कुछ नहीं चलना है। देखिए अगर आपको याद होगा 2014 में नीतीश कुमार के करीब 118 विधायक थे, 20 के करीब सांसद थे। लोकसभा का जब चुनाव हुआ और उसमें उनके 2 सांसद जीते तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। 118 विधायक थे फिर भी इस्तीफा देना पड़ा। तो जब आपके 42 विधायक हैं और आपके कल 2-3-4 सांसद भी नहीं जीतेंगे तो सरकार कैसे चला पाइएगा? आपको खुद से छोड़ना पड़ेगा। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि लोकसभा के बाद आप देखेंगे कि जदयू एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसका करीब करीब खात्मा हो जाएगा या उसका विघटन हो जाएगा। तो नीतीश कुमार क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं? भाई आप जिस विश्वनाथ प्रताप सिंह की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी जो मंडल का अनाउंसमेंट किया, मंडल कमीशन को लागू किया नरसिम्हा राव ने, विश्वनाथ प्रताप ने नहीं लागू किया। और विश्वनाथ प्रताप जी को व्यक्तिगत तौर पे या उस जनता दल को कोई राजनीतिक फायदा मंडल का नहीं हुआ। बाद में जिन दलों ने अलग अलग जगह पर प्रयास किया उसको उनका फायदा हो सकता है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कोई बहुत बड़ा फायदा मंडल के अनाउंसमेंट से नहीं हुआ। ना वो मंडल लागू कर पाए, ना उसका उनको कोई राजनीतिक फायदा मिला। तो मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को ना इसका फायदा मिलेगा राजनीतिक और ना ही इसको ये लागू कर पाएंगे। ये बेकार की बात है। आप 32 साल से यहाँ शासन चला रहे हैं। अगर जातीय सर्वे इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो बिहार के लोगों की तकदीर को, भविष्य को बदल सकता है, तो आपको किसने रोका था ये पहले कराने से? आज 32 वर्ष के बाद आपको क्यों याद आ रहा है? अभी 6 साल भर पहले तो आप भाजपा के साथ बैठे हुए थे, तब आपको याद नहीं आ रहा था। ये तो विशुद्ध तौर पर चुनाव जीतने के लिए अंतिम प्रयास, एक पासा, अंतिम पासा फेंका है, जो कि शुरुआती जो 5-7 दिन में मैं देख रहा हूं, समाज का हर वर्ग जिसकी संख्या ज्यादा है वो ये चिल्ला रहा है कि भैया हमको भागीदारी दो, जिसकी संख्या कम कर दी आपने वो कह रहा है भैया हमारा आप कम क्यों कर दिए। तो ये दोनों ओर से मारे जाएंगे, इनको ये समझ में नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक तौर पर नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं, घबराहट में हैं, और उम्र का असर उन पर दिख रहा है, उनके प्रशासन पर, उनके राजनीतिक निर्णयों पर, उनके क्रियाकलाप में। हम भी नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, हम जान रहे हैं कि उनकी उम्र का जो अभी असर है उनके दिमाग पर, उनके कार्यकलाप पर, वो दिख रहा है। मैं देख रहा हूं, पिछले 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। अब बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं, बड़ा प्रभावशाली बात करते हैं, और मैं रास्ता में फीडबैक भी ले रहा था यंग लड़कों से, तो काफी प्रभावित भी नजर आते हैं यूथ, लेकिन सशंकित रहते हैं कि प्रशांत जी भाजपा का वोट काटेंगे, इसीलिए। लेकिन आपसे प्रभावित हैं, आप पेनिट्रेट कर रहे हैं, मैं फीडबैक दे रहा हूं आपको। सबसे बड़ी बात कि क्या आपको लगता है कि बिहार जाति से ऊपर उठ गया है? 1 साल का अनुभव आपका क्या कहता है? और क्या नीतीश कुमार क्या इसमें फेल हो जाएंगे? ये पूरा मॉडल फेल हो जाएगा? तीसरा सवाल यह है कि क्या जो आरोप लग रहे हैं विभिन्न जातियों के द्वारा कि हमारी संख्या कम कर दी गई, उसका बढ़ा दिया गया, कुर्मी धानुक में मिल गया तो धानुक बोल रहा है कुर्मी में जोड़ लिया, राजपूत लोग बोल रहे हैं कि हमको कम कर दिया, हम हर पंचायत में हैं, हर जिला के। नहीं, देखिए इस तरह के जब आप सर्वे कराते हैं तो इसका ना कोई वैधानिक आधार है ना कोई वैज्ञानिक आधार है। तो ये चर्चा तो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, ये थमने वाली चर्चा नहीं है। सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन समाज में आप जिसका भी संख्या कम कीजिएगा वो चिल्लाएगा, जिसका बढ़ाइएगा वो दूसरे विषय के लिए चिल्लाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये घबराहट में लिया हुआ एक निर्णय है, विशुद्ध तौर पे राजनीति से प्रेरित है, और इसके पीछे समाज के बेहतरी की परिकल्पना नहीं है। आपने उससे पहले सवाल पूछा क्या जातियों से बिहार निकल जाएगा? देखिए हम आज भले गांव में घूम रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन 10 बरस राजनीति को बहुत करीब से हमने देखा है, उससे जुड़े रहे हैं। और बिहार में जो राजनीति होती है इसको भी मैंने देखा है। 15 में यहाँ चुनाव मैंने कराया है, इन्हीं लालू यादव और नीतीश कुमार की मदद करके इनको जिताने में कंधा लगाया है। ये लोगों का भ्रम है कि बिहार में सारी जनता सिर्फ जाति पर ही वोट देती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट कर रहा है, जैसा आप लोग समझते हैं या समझा रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ वोट मिलता कैसे है? मोदी जी के जाति के तो बहुत लोग नहीं रहते हैं बिहार में। बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है, जैसे दूसरे राज्यों में भी है। उत्तर प्रदेश में भी जाति इतनी बड़ी सच्चाई है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी इतनी बड़ी सच्चाई है। दिक्कत यह है कि चूंकि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो लोगों ने एक आसान तरीका ढूंढ लिया है कि बिहार भाई पिछड़ा क्यों है, भाई यहाँ हर चीज जाति पर ही है। मैं कर्नाटक में भी चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने देश ने देखा है। कर्नाटक में वोका लिगा नहीं है, कर्नाटक में लिंगायत की बात नहीं हो रही है, कर्नाटक में दलितों की बात नहीं हो रही, हर जगह हो रही है। लेकिन ये बिहार को नीचा दिखाने का या बदनाम करने का या बिहार की सारी परिस्थितियों के लिए किसी एक आसान से रास्ता ढूंढने का एक तरीका है कि भैया बिहार में सब जाति पर है। देख रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब मांग रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भी अब ओबीसी का मुद्दा जोर जोर से बोलते हैं कि ओबीसी का भला होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं, अशोक गहलोत ने मांग कर दिया। देखिए, राहुल जी ने जातीय सर्वे आने के बाद एक ट्वीट किया, मुझे किसी ने दिखाया। वो बता रहे हैं कि 85% अति पिछड़े SC ST यहाँ बिहार में रहते हैं। तो मुझे सवाल पूछा गया कि भाई राहुल गांधी को ने ट्वीट किया है, तो मैंने कहा कि ये ट्वीट अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी जमीन से कितने कटे हुए हैं। अगर उनको आज ये पता चला है कि बिहार में 85% अति पिछड़े SC ST समाज के लोग रहते हैं, तो ये तो आश्चर्य की बात है। बिहार में राजनीतिक सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बता सकता है ये संख्या कि भाई बिहार में 35-36% अति पिछड़े हैं, 25-26% OBC वर्ग के लोगों की संख्या है, 10 से 12% हिंदू फॉरवर्डों की संख्या है, 17-18% मुसलमानों की संख्या है, 18-19% दलित। ये संख्या कौन नहीं जानता है? अगर राहुल गांधी को ये सर्वे पढ़ने के बाद ज्ञान हुआ, तो आपको हमको इसी से समझ जाना चाहिए कि बिहार में कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों है। जहां तक दूसरे लोगों की मांग की बात है, हर आदमी स्वतंत्र है, वो करे, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो राज्यों में सर्वे हो रहे हैं इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बिहार के सर्वे में दलितों की संख्या 19% बताई गई, जनगणना में 17% बताया गया है, तो किसको सही माना जाएगा? अगर कोर्ट में अगर आप चले जाएं, इसका कोई वैधानिक आधार के आधार पर देखें, तो देश की जो जनगणना है उसी नंबर को सही माना जाएगा। अगर जातियों की गणना होनी है तो देश के स्तर पर हो, एक व्यवस्था के अंतर्गत हो, राजनीतिक सगुफाबाजी के लिए न हो, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब इस जातीय जनगणना के माध्यम से इंडिया पार्टीज के जो पार्टीज हैं उस पर दबाव बनाएंगे कि मैं तो भाई अब ओबीसी का मसीहा बन गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद दूसरा व्यक्ति हूं, मुझे कन्वीनर जल्दी से जल्दी बना दीजिए। आप तो उन सभी पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। मैं आपको बता रहा हूं, आपने ठीक कहा, इंडिया गठबंधन में जितने लोग बैठते हैं, कोई ऐसा उसमें बड़ा नेता नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है। जब ये महागठबंधन बना था तब आपको याद होगा, आप लोगों ने बात की, उस दिन मैंने कहा था, आज नहीं, कि महागठबंधन विशुद्ध तौर पे बिहार सेंट्रिक एफर्ट है, इसका देश की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, चूंकि बैठक पटना से शुरू हुई, तो बिहार में पत्रकारों में ये जिज्ञासा, राजनीतिक विश्लेषकों में, कि भैया क्या नीतीश कुमार देश के बहुत बड़े नेता बन गए? कुछ नहीं हुआ। अगर आप जनमत को देखें, जिस जनमत के आधार पर बता रहे हैं कि आज मोदी जी सबसे लोकप्रिय है, उसी जनमत में राहुल गांधी दूसरे नंबर पर है, नीतीश कुमार तो टॉप 10 में भी नहीं है, तो आप उसके आधार पर नहीं बन सकते हैं। अगर आप पार्टियों की ताकत देखें, उनका विस्तार देखें, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तृणमूल दूसरे नंबर की पार्टी है, डीएमके तीसरे नंबर की पार्टी है, जदयू तो उसमें टॉप 5 में उसमें भी नहीं है। तो आपको किस आधार पर कोई संयोजक बना देगा, किस आधार पर आपको नेता बना दिया जाएगा? ये तो नीतीश कुमार की अपनी विशफुल थिंकिंग है। और बिहार में पत्रकारिता या राजनीति से जुड़े हुए लोग, चूंकि बिहार के लोग हैं, तो अपना गाना गा रहे हैं। बिहार से बाहर नीतीश कुमार का संज्ञान ले कौन रहा है? आप कह रहे हैं संयोजक बनाने की बात। ये आप लोग पटना में जब बैठक हुआ था, उस दिन से आप लोग चला रहे हैं कि अब संयोजक बने, कि तब संयोजक बने। अब 5 महीना लोकसभा का रह गया, अभी तक तो बने नहीं। और लाइए, मैं आपको लिख के दे देता हूं ये भी बात कि नहीं बनेंगे। हमको भी तो समझ है, जो लोग इंडिया गठबंधन में बैठे हैं, क्यों इनको कोई संयोजक बना देगा? What do you bring on the table? क्यों नहीं बनाएगा? क्यों बनाएगा भाई? आप सबसे लोकप्रिय आदमी इस गठबंधन में राहुल गांधी है,
सबसे ज्यादा मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा राज्यों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और आपको संयोजक क्यों बना देगा? आप क्या, व्हाट डू यू ब्रिंग टू इंडिया? आप तो अभी 1 साल पहले तक खुद भाजपा के साथ थे। तो आधे लोग जो इंडिया गठबंधन में हैं वो तो खुद ही इन पर भरोसा नहीं करते हैं, इनको क्यों संयोजक बना देगा? और क्यों बनाना चाहिए? कौन कौन लोग भरोसा नहीं करते? कोई नहीं करेगा भाई। अरे मैं आपको बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग इन पर भरोसा इसलिए नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे की बात नहीं है, कांग्रेस ही नहीं करेगी। आप जैसे की बात कर रहे हैं, जो आदमी अभी साल भर पहले तक तो भाजपा के साथ था, मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी के सेरेमनी में पहुंच जाएंगे, किसी दिन जेटली जी को माला पहनाने पहुंच जाएंगे, किसी दिन वाजपेयी जी के यहाँ चले जाएंगे। नीतीश कुमार को तो खुद नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है? नहीं, बात देखिए, हम राहुल गांधी के मन में तो घुसे नहीं है। मैं जो फैक्ट सामने जनता के बीच में है वो बता रहा हूं कि नीतीश कुमार पर तो खुद उनका भरोसा नहीं है। ये नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो 6 महीने के बाद कहाँ रहेंगे। आपको क्या लगता है फिर मोदी जी के साथ कहीं मुझे लगता नहीं है। नीतीश कुमार कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की जो राजनीति है आप लोग भी फॉलो करते हैं। नीतीश कुमार का एक दरवाजा होता है जो पब्लिक को दिखता है, तो वो दरवाजा अभी महागठबंधन है। एक खिड़की होती है जो कि वो पीछे से चालू रखते हैं, और एक रोशनदान बगल में बनाकर रखते हैं। तो वो खिड़की है जिसमें कि वो कभी राष्ट्रपति के डिनर में चले जाएंगे, कभी दीनदयाल जी के समारोह में चले जाएंगे। और रोशनदान उनका है हरिवंश जी, जो राज्यसभा में उपसभापति हैं, उनको हटाएंगे नहीं, उनको रखेंगे, कहीं कल जरूरत पड़ जाए तो इधर से निकल ले। देखिए, ये नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है। जब वो भाजपा के साथ थे तो ऐसे ही 2-4 चैनल उन्होंने महागठबंधन और आरजेडी के साथ खोल रखा था। जब आरजेडी के साथ वो आ जाएंगे, आपसे बात हुई थी? अरे भाई, हमसे बात होती रहती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार से चाहे जितनी बार मेरी बात हो जाए, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उस पर छोड़िए ना बात। नीतीश कुमार से चाहे जितनी बार मेरी बात हो जाए, मैंने उनको स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं जाएंगे। अब मैं किसी भी हालत में, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नीतीश कुमार के इस गठबंधन, इस अभी का जो उनका की व्यवस्था है, इसमें प्रशांत किशोर के जाने जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम अपना काम कर रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। नीतीश जी से आपके अब ध्यान नहीं है, वो करते रहते हैं। रिलेशन तो है ही ना। वो ठीक है, वो देखिए, पर्सनल बातें और पर्सनल रिलेशन वो पर्सनल स्पेस में ही रहता है। मैं नीतीश कुमार नहीं हूं कि व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक करना और सार्वजनिक बात को व्यक्तिगत करना। एक राजनीति की, समाज जीवन की एक मर्यादा है। जो व्यक्तिगत बातें होती हैं वो व्यक्तिगत ही रहेंगी। हमने 10 वर्ष में इतने नेताओं के साथ काम किया है, अगर हम उन व्यक्तिगत बातों को साझा करने लगे तो रोज एक नया स्कूप खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्तिगत बातें हैं जिसका राजनीति से, समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो उस मर्यादा के अंदर ही आदमी को रहना चाहिए। मैंने कम से कम अपने लिए वो सीमा रखी है कि जो बातें व्यक्तिगत दायरे में होती हैं उसको व्यक्तिगत रखी जाए। जो सामाजिक तौर पे, जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तो आप लोग को पता ही था, और मिलने के बाद मैंने कहा भी कि इनके साथ नहीं जुड़ सकते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं प्रशांत जी आपसे कि क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश जी को कन्वीनर नहीं बनाया जाएगा, जो कि आप हमें कंफर्म कर रहे हैं कि उनको लिख के दे रहे हैं आपकी नहीं बनाया, कैसे अभी तक कहाँ बने? नहीं बनाया जाएगा तो अरे भाई, अभी तक बनाए गए? आज 4 महीने के बाद फिर आके इंटरव्यू ले लीजिएगा। वही सवाल हमारे साथ एक बात है, सुनिए, जो मैं एक तो मैं बहुत भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बात कहूंगा उस पर कायम हूँ। मैं 2 बातें आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के संयोजक बनने की कोई ऐसी, या उनका विपक्ष का चेहरा बनने की कोई संभावना मैं देखता नहीं हूं। अगर होगा तो मैं गलती कैमरे पर आकर मान लूंगा। दूसरी बात, अभी का जो फॉर्मेशन है, इसमें मैं महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। जदयू एज ए दल का कोई भविष्य नहीं है बिहार में, और लोकसभा में वो आपको दिखेगा, उनको 5 सीट भी नहीं आएगी। 2025 में आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव दबाव बनाएंगे, या लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, तो नीतीश जी का तो स्पेस बचेगा नहीं, तो वो नहीं, आप जो ये कह रहे हैं, मैं वो 2025 नहीं देखता हूं। ये मेरे लिए वो 2024 का लोकसभा चुनाव वो मोड़ है। क्योंकि देखिए, आरजेडी सबसे बड़ा दल है महागठबंधन में, तो किस आधार पर आप बने रहिएगा मुख्यमंत्री? आप छोटे दल के नेता हैं, आपके दल की लोकसभा में हार होगी, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, आपकी उम्र हो गई, तो किस आधार पर आप बने रहिएगा? स्वाभाविक तौर पर आरजेडी चाहेगी, और मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश जी ने जो बयान दिया कि अगला चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बिल्कुल नीतीश जी को आज ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि उनके पास बिहार के लिए जो विजन है, जो बिहार के लिए वो करना चाहते हैं वो करें,
और जनता भी इस चीज को देख पाए कि भाई तेजस्वी यादव कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब कोई पूछ रहा है तो कह रहा भैया हम तो कहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे तब देंगे, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो भाई अब उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, जनता देख लेगी कि 1 साल में आप 10 लाख नौकरी दे दीजिएगा। तो मतलब तेजस्वी यादव पर मैं देखता हूं, 1 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, आप काफी हमलावर रहते हैं। नहीं, अरे आप देखिए, मैं एक तेजस्वी यादव के हवाले से मैं एक बात कहता हूं कि एक आपने कहा था, मैं याद दिला दूं कि 10 लाख नौकरी अगर ये 1 साल में दे दिए तो हम छोड़ देंगे। हाँ, तो नहीं हुआ ना। आपने कहा, मैंने कहा था, कई लोगों ने हमको कहा भैया किसी तरह दे देंगे तो आप अभियान वापस ले लीजिएगा। मैंने बिल्कुल ले लेंगे। 1 साल बीत गया, नहीं हुआ। मैंने तेजस्वी की बात पे नहीं कहा था। तेजस्वी यादव की इन बातों को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। मैंने तेजस्वी यादव पे जो 2-3 टिप्पणी, मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ बता रहा हूँ। वो भी नेता है। अरे मैं बता रहा हूँ, वो बहुत बड़े नेता है। तेजस्वी यादव की पहचान क्या है? आप लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा आपने कौन सा तीर मार लिया है? आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़ा समाज के लिए आपने काम किया है, जीवन में समाज के लिए संघर्ष क्या किया है आपने जीवन में। अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के न हो तो कौन पहचानता है कौन है तेजस्वी यादव? दूसरी बात मैं कहता हूं कि भाई ये 9th पास नहीं है। तो इस बात को लोग, जो मैं कह रहा हूं वो मैं उनके पिताजी की तारीफ कर रहा हूं कि लालू जी इतने अच्छे बाप हैं कि अपना बेटा उनका 9th भी नहीं पास है, फिर भी चाहते हैं और लगे हुए हैं कि वो राज्य का नेता बने, मुख्यमंत्री बने। और लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया और उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं लग रही है और आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। तो मैं तो लालू यादव की तारीफ कर रहा हूं। और तीसरी बात, ये नौकरी के लिए मैं जब कहता हूं कि भाई तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहले कैबिनेट में साइन कर देंगे, ये अपने आप में दिखाता है कि उस व्यक्ति को इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। पहली बात कि आपके माता पिता 15 साल यहां मुख्यमंत्री थे, तब आपने कितना नौकरी दे दिया। मान लीजिए कि आज आपको कुछ नया ज्ञान हो गया है तो आप बता रहे हैं कि कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। भैया कैबिनेट को तो ये अधिकार है नहीं। कैबिनेट पद सृजित कर सकती है या उस प्रक्रिया को शुरू कर सकती है, लेकिन कुछ नौकरियां सृजित हुई। भैया कितनी नौकरी? वो तो वही बात हुआ। भैया अगर 2 लाख बिहार के लड़कों को नौकरी मिल गया तो आप हमको दिखा दीजिए, हम 2 लाख पर भी अभियान वापस ले लेंगे। ना आप दिखा दीजिए। अगर 2 लाख नौकरी सृजित होना और नौकरी मिलना में जमीन आसमान का फर्क है। आप देख रहे हैं कि बिहार में कोई भी जो नौकरी की परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक हो जाएगा, कोर्ट में केस हो जाएगा, लोगों की बहाली कहाँ होती है? लोग 6-6 साल परीक्षा देके बैठे हुए हैं। जो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, आप जरा वो लिस्ट आएगा देखिएगा कि उसमें बिहार के कितने लड़के आएंगे। क्या भविष्य में तेजस्वी या चिराग से को आप अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? बेहतर कौन है दोनों में, तेजस्वी या चिराग? देखिए ऐसा है, क्या चिराग और आप एक साथ आ सकते हैं? देखिए ऐसा है मेरे भाई, हमने तो दल बनाया नहीं है। गठबंधन जो है ये तो दलों, राजनीतिक दलों के बीच में होता है। हम तो दल बनाए नहीं है। हम तो एज ए प्रशांत किशोर बिहार के लड़का होने के नाते अपनी समझ से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमने कोई दल नहीं बनाया है। आपने अभी सुना, हम तो लोगों को कह रहे हैं भैया जिसको वोट देना है दो। हम तो वोट मांग नहीं रहे हैं, चंदा ले नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई जिसको वोट देना है दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए दो। इतनी बात कह रहे हैं। तो हमारे गठबंधन आने जाने करने का सवाल ही कहाँ होता है? जब तक संपर्क में रहते हैं आप चिराग पासवान? नहीं, संपर्क क्या भाई, जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में लोग हैं सारे लोग मित्र दोस्त हैं। चिराग हमारे मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उन्हीं लोगों को जानते हैं जिनके साथ हमने काम किया है। हमने लालू जी के साथ काम किया है। लालू जी के बारे में आप पूछिएगा तो मैं बता सकता हूँ। लालू जी तो आपके बारे में कहे कि देश भर से घूम घाम के बिहार में आए। नहीं, बहुत अच्छा किया लालू जी ने। तो जैसे हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं कि अपने 9वां पास लड़के को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वैसे लालू जी ने भी मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई कम से कम ये तो माना कि मैं पूरा देश घूमा हुआ हूँ, पूरे देश विदेश की मुझे समझ है, मैंने मेहनत किया है, अपना नाम बनाया है, चोरी नहीं की है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, जनता का पैसा नहीं लूटा है, अपने बाप के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम अपने नाम, अपने परिश्रम, अपने बुद्धि से जो काम अपने लिए बनाया है वो काम कर रहे हैं। तो लालू जी ने मेरी कोई शिकायत नहीं की। चलिए, तो दूसरा बात यह है कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, तो लगभग मुझे आपके बात से जो लग रहा है, और आप भी डेटा क्रंचिंग और सबसे संपर्क में रहते हैं, आपकी भी टीम है, तो मोदी जी को आप लगता है कि आगे समझ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी या नीतीश कुमार में सबसे आगे अभी रेस में कौन चल रहा है? देखिए, रेस में आगे वो है जो जनता जिसको रखे। ये आपका कहना है कि हम जानते, हम नहीं जानते।
हम वो काम करते थे, अब वो काम नहीं करते। हम तो गांव में रहते हैं, यहाँ तो आप देख रहे हैं ना नेट है ना फोन है। क्या लग रहा है, क्या बोलता है? मैं नहीं जानता हूं कि क्या माहौल है, लेकिन आज जो जनमत, जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वेक्षण आ रहे हैं, सही हैं गलत हैं, जो अखबार में, टीवी में, मीडिया में देख रहे हैं हम लोग, घूम ही रहे हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि आज भाजपा आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बड़ा मोदी जी से या भाजपा से खुश हैं। जिस जगह पे आप घूमने की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग शिवहर में बैठे हुए हैं, मैंने अभी आपको भाषण में इन लोगों को बताया यहाँ कि पूरे एरिया में जब से मैं घुसा हूं तो यहाँ के सांसद को लोग यही कह रहे हैं कि वो 5 साल में एक बार अवतरित होती है। लोग तो नाराज हैं। मोदी जी राहुल गांधी या नीतीश कुमार से रेस में बहुत आगे हैं, इसका कहने का मतलब उनसे बेहतर विकल्प अभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आपके शब्द हैं, आप अपने शब्द हमारे मुंह मत डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसके आधार पर भाजपा आज आगे दिख रही है, और उन्हीं सर्वेक्षण के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी के सामने अगर कोई विपक्ष से चुनौती देने के चेहरा अगर सर्वेक्षण के हिसाब से तो वो राहुल गांधी है। नीतीश कुमार का तो कहीं नाम उसमें है नहीं। आप प्रशांत जी, एक अलग सा सवाल पूछ रहा हूं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ काम किए, हम लोगों ने बड़ा क्लोजली आपको फॉलो किया उस समय। फिर उसके बाद ममता बनर्जी के साथ किए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ किए, स्टालिन के साथ किए, टीआरएस से भी संपर्क में रहे आप, तमाम नेताओं से और भी बड़े बड़े नेताओं से आप संपर्क में रहे, एक्सेसिबल हैं। आप अभी तक सबसे प्रभावशाली नेता किसे मानते हैं लीडरशिप के टर्म्स में, और सबसे ईमानदार नेता किसे मानते हैं? देखिए, ऐसा है, इन बातों का सर्टिफिकेट देना बिल्कुल गलत बात है। हर नेता की एक अपनी ताकत है। जो आदमी, जो नेता, जिन नेताओं का भी आप नाम ले रहे हैं जो वहां पहुंचे हैं, उनमें कुछ तो जरूर ताकत होगी, कुछ अच्छाई होगी, तभी वहां वो पहुंचे हैं। नीतीश कुमार में क्या गुण? नीतीश कुमार का एक दौर था जब 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में ऐसा लगा कि वो बिहार में कुछ सुधार कर रहे हैं, गवर्नेंस उनकी ताकत थी। कहीं ना कहीं 2012 के बाद वो डिरेल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 14 से आप जुड़े, 14 क्या पहले से जुड़े, 2012 से जब आप अहमदाबाद में रहते थे, तो उनमें क्या खासियत ऐसा देखा और क्या अभी देखते हैं कि फिर से वो चुनाव जीतने के दहलीज पे हैं? मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मोदी जी की जो ताकत है वो ताकत है उनके 45 साल का यूनिक वर्क एक्सपीरियंस। 15 साल मोदी जी ने संघ के कार्यकर्ता के तौर पर समाज में निचले स्तर पर काम किया, फिर 15 साल बीजेपी में संगठन के तौर पे, राजनीतिक संगठनकर्ता के तौर पे काम किया, और फिर 15 साल सीएम के तौर पर उन्होंने काम किया गुजरात में। अगर आप इस 45 साल के अनुभव को एक साथ जोड़ देंगे तो देश में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास इस तरह का समाज का, राजनीति का और गवर्नेंस का मिश्रण हो, इस तरह के अनुभव का। उसी अनुभव की वजह से मोदी जी जनता की बात को लिटरली सेकंड गेस कर सकते हैं कि जनता क्या सुनना चाहती है, क्या चाहती है। तो जो आप और हम ये कहते हैं कि मोदी जी को मालूम है कि जनता क्या चाहती है, आप वो सिम्टम की बात कर रहे हैं। उसके नीचे कॉज ये है कि उनका जो एक्सपीरियंस है 45 साल का, उसकी वजह से समाज को इतने नजदीक से देखा है, पॉलिटिक्स को इतने नजदीक से किया है, सरकार में 15 साल रहे हैं, वो 45 साल का जो उनका अनुभव है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये मान ले हम लोग कि नरेंद्र मोदी जो हैं तीसरे टर्म के लिए रेस में सबसे आगे। इतने लोग बैठे, हमने कहा ये बात, ये आप अपनी बात अपने हमारे मुंह में डाल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप राहुल गांधी के बनिस्पत क्या वो आगे चल रहे हैं अभी पॉपुलैरिटी टर्म्स? मैंने ये कहा कि जो देश में सर्वे आता है उसके अनुसार दिखता है कि मोदी जी नंबर 1 है, राहुल गांधी नंबर 2 है। अब इन सर्वे की कितनी विश्वसनीयता है, कितना नीतीश कुमार मतलब कहीं नहीं है? कहीं नहीं है भाई, नीतीश कुमार का कोई गिनती नहीं। मतलब विलीन हो जाएंगे साहब? आज कहीं नहीं है और राजनेता के तौर पर ऑलरेडी विलीन हो रहे हैं। मतलब आप 5-6 महीना से ज्यादा उनको नहीं देंगे? मैं उनको राजनेता के तौर पर उनकी पारी का ये अंतिम दौर देख रहा हूं। 2 सवाल और लूंगा। जनवरी में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, और ये 1989 से जो आडवाणी जी ने रथ शुरू किया वो बीजेपी का एक एजेंडा था, अपना फुलफिल होता हुआ दिखेगा। तो क्या आपको लगता है कि वो राम मंदिर का बनना ये जाति को काटेगा उस समय? फिर आप वही बात करें जो बात मैंने जाति के लिए कही
मंडल के बारे में, वही बात कमंडल के लिए भी कहेंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती। राजनीति में जो मेरा 10 साल का अपना चुनाव प्रचार का अनुभव रहा है, जिसके मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरी विशेषज्ञता जिस विषय में है, आप किसी भी मुद्दे को दोबारा उसी इंटेंसिटी से समाज में नहीं ला सकते हैं। अगर जेपी ने वंशवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया तो वो मुद्दा फिर वंशवाद उतना बड़ा नहीं बना। इसका मतलब ये नहीं कि वंशवाद खत्म हो गया। अन्ना आंदोलन को फिर से आप नहीं खड़ा कर सके, मंडल को आप फिर से नहीं खड़ा कर सके, और राम मंदिर के नाम पर भाजपा नहीं जीती है 14 में। 14 में मोदी जी के नाम पर जीते, विकास के नाम पर जीते। तो आज के तारीख में राम मंदिर बन जाए, उसकी बात होगी, चर्चा होगी, लेकिन वो सेंट्रल इशू नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा, अगर आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, जब वो सांसदों से मिल रहे थे तो उन्होंने अपने खुद वक्तव्य में कहा कि भाई इस चीज से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, चुनाव तो आप गरीब के लिए विकास का काम करेंगे, उससे जीतेंगे। गरीब का उन्होंने बात भी। राम मंदिर का जो प्रभाव, जो आडवाणी जी की यात्रा पहली बार सोमनाथ से हुई, उस समय उसका राजनीतिक फायदा मिला। उसके बाद उन्हीं आडवाणी जी ने जब दूसरी यात्राएं की तो उस तरह का फायदा नहीं मिला। ये क्या बताता है आपको? राजनीति में कोई एक विषय, जात हो, वंशवाद हो, भ्रष्टाचार हो, राम मंदिर हो, ये एक ही बार चलाया जा सकता है। उसको दोबारा अगर आप लेकर आएंगे तो फिर उसमें वो धार नहीं बचती। केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तीनों में से बेहतर प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार या राहुल गांधी? आप तो कह चुके हैं राहुल गांधी। या जिसको जनता अच्छा मानती है वही बेहतर उम्मीदवार है। और अभी तक के जो जनमत हैं, सर्वेक्षण है, पार्टियों का जनाधार है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ही विपक्ष का चेहरा होना चाहिए। लेकिन एक शर्त, हमारी अपनी सोच है, एक शर्त होनी चाहिए कि भाई आप विपक्ष का चेहरा बनिए, लेकिन अगर आप चुनाव नहीं जिता पाते हैं विपक्ष को, तो कृपा करके वो जगह किसी दूसरे के लिए छोड़िए। ये परमानेंट विपक्ष के सीट पर बैठे रहने वाली जो बात है कि मैं ही रहूंगा और प्रयास करता रहूंगा, 2014 में भी आप चेहरा थे, 2019 में भी आप थे, 2024 में, तो राहुल गांधी को या कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि भाई कितनी बार हमको और मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है, अरे भैया देखिए, मैं एक दल के बारे में बता रहा हूं, उसकी नेता, मैं आपको एक दक्षिण के एक दल के बारे में आपको बता रहा हूं, आपके दर्शकों को जानना चाहिए। उसकी एक नेता से पूछा गया कि आपके बाद आपके दल का नेता कौन होगा, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता है। तो उनको किसी ने सलाह दिया कि भाई आपको इसकी घोषणा कर देनी चाहिए वरना आपके दल का विघटन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मेरे दल का नेता वो होना चाहिए जो लड़कर मेरी जगह पर आए, जिसमें वो क्षमता हो। तो देश में विपक्ष का नेता आज राहुल गांधी हैं, वो रहना चाहिए, और आगे उसको होना चाहिए जो लड़कर जमीन से जनता जिसको विपक्ष का नेता माने, वो मोदी जी के सामने चेहरा बनना चाहिए। हमारा क्या लेना देना है? आखिरी सवाल यह है आपसे इस कैंप को लेकर कि आप 12 महीने से लगातार मैं देख रहा हूं काफी मेहनत कर रहे हैं। ये इस तरह की पदयात्रा मैंने अपने जर्नलिस्टिक करियर में बहुत कम देखा है, मतलब इस तरह का नहीं देखा, इसने लार्ज स्केल पर। लोग चलते हैं, गाड़ी पे चलते हैं, आप पैदल चल रहे हैं लगातार। आखिर आपकी रणनीति क्या है? क्या आप सचमुच बिहार को बदल देना चाहते हैं? क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आगे चल के? फिर ये आप हमको तो नहीं जानते, इतने दिन से ना, हाँ, इतने दिन से आप जानते हैं, लेकिन आप हमको नहीं जानते। अगर हमको बिहार में मुख्यमंत्री, अगर बिहार में अगर हमको मुख्यमंत्री बनना होता, सरकार में आना होता, तो आपको मालूम है आज महागठबंधन है, हम आज सरकार में चले जाएंगे, आज फिर बैठ जाएंगे। हमने अपने जीवन के लिए 10 वर्ष ये निकाले हैं कि मुझे बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, बिहार में समाज में सुधार लाना है, बिहार को ऐसी परिस्थिति में पहुंचाना है कि हम लोग के भी बच्चे बाहर मजदूरी करने न जाएं, हम यहाँ शिक्षा हो, रोजगार हो, और बिहार की भी गिनती देश के 10 अग्रणी राज्यों में हो। ये काम करने आए हैं। आपको लगता है कि बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया? बिल्कुल बना हुआ है। हमको लगना जितने लोग दिख रहे, अरे हमको लगना क्या है, मतलब पूरे देश में बिहार से मजदूर 2 करोड़ लोग बिहार से मजदूरी करने गए हैं, इससे ज्यादा कोई मजदूर सप्लायर है नहीं। ऐसे मुद्दे बताइए जो बिहार को अभी एकदम कैंसर के तरफ फैला हुआ है बिहार में, जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, जो यहाँ यंग फेसेस हम देख सकते हैं। कुछ नहीं, बिहार में सब समस्या के जड़ में एक समस्या है। वो समस्या है कि बिहार के लोग अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग वोट नहीं करते हैं।
बिहार के लोगों को खूब जानकारी है कि यहाँ क्या समस्या है, बिहार के लोगों को जानकारी है कि क्या करने से सुधरेगा। आपने देखा अभी मंच पे मैंने पूछा भाई पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि लोगों ने कहा कि पढ़ाई नहीं चाहिए। हर आदमी को जानकारी है कि पढ़ाई होना चाहिए, हर आदमी को जानकारी है कि फैक्ट्री होना चाहिए। दिक्कत बस ये है कि वो जब वोट करने जाते हैं तो उन बातों को भूल जाते हैं, जाति में, धर्म में, पैसे के लालच में या अन्य किसी विषय पे वोट दे देते हैं। तो प्रयास यह है कि उस जड़ को सुधारा जाए। जिस दिन बिहार की जनता अपने मुद्दों पर, अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के समस्या पर वोट करेगी, बिहार अपने आप सुधर जाएगा। प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार 13 महीने से मेहनत कर रहे हैं, 12 महीने से। और मेरा मानना ये है, एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो मैंने पूरा देश में चुनाव कवर किया है और देखा है, जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, या ब्यूरोक्रेसी में हो, पुलिस में हो, जन सेवा में हो, नेता हो, फील्ड में जो ज्यादा समय बिताएगा उसको मेहनत का नतीजा जरूर मिलेगा। उम्मीद है कि आप सफल होंगे आने वाले दिनों में और बिहार की राजनीति और भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे। इसी के साथ इस शिवहर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के रीगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू खत्म होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।